प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। यह व्याख्यान एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। इस व्याख्यान में एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर एडवांस्ड स्पेशल फंक्शन की प्रथम यूनिट के एक टॉपिक गामा फंक्शन पर निहित है। पूर्व ज्ञान इस व्याख्यान को समझने से पहले विद्यार्थियों के पास स्पेशल फंक्शंस क्या होते हैं, यह ज्ञान होना आवश्यक है। इस व्याख्यान के समाप्ति पर विद्यार्थी यूलर या मैक्रोनी कांस्टेंट गामा के बारे में, गामा फंक्शन के बारे में, सीरीज फॉर गामा डैश जेड अपॉन गामा जेड के बारे में जान पाएंगे। साथ में गामा 1 और गामा डैश 1 का इवैल्यूएशन भी कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इस व्याख्यान को समझने से पहले स्पेशल फंक्शंस क्या होता है इसके बारे में जानना आवश्यक है। स्पेशल फंक्शंस विशेष मैथमेटिकल फंक्शन हैं जिनके गणितीय विश्लेषण, कार्यात्मक विश्लेषण, ज्यामिति, भौतिकी या अन्य अनुप्रयोगों में उनके महत्व के कारण कम या ज्यादा स्थापित नाम और अंकन हैं। कई स्पेशल फंक्शंस डिफरेंशियल इक्वेशंस या एलिमेंट्री फंक्शन के इंटीग्रल के रूप में दिखाई देते हैं। यह सदैव गणितज्ञों, भौतिकविदों, इंजीनियर्स, एस्ट्रोफिजिसिस्ट और अन्य लोगों का उन्नत उद्देश्य रहा है कि वे अपने उपकरणों की सहायता से ब्रह्मांड और उनके आसपास की घटनाओं का सबसे सटीक विधि से वर्णन कर सकें। डिफरेंशियल इक्वेशंस या सामान्य रूप से एक प्रकार के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके सॉल्यूशंस कुछ सीमा स्थितियों के अधीन होते हैं, इन डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन ने इस खोज का नेतृत्व किया जिसे हम स्पेशल फंक्शन कहते हैं। दूसरी सहस्त्र शताब्दी की शुरुआत तक खगोलविदों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की खोज की। साइन और कोसाइन फंक्शन के लिए सीरीज एक्सपेंशन की खोज 14वीं शताब्दी में माधव द्वारा किया गया, जिसे 17वीं शताब्दी में न्यूटन और लेबनिज द्वारा फिर से खोजा गया, जिन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के रूप में अपना संबंध स्थापित किया। हालांकि कुछ स्पेशल फंक्शंस को कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन के रूप में माना जाता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जब कभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन
कि सीरीज सॉल्यूशन मेथड की सहायता से सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर पैरामीटर की स्पेशल वैल्यू देने पर या पर्टिकुलर वैल्यू देने पर हमें जो सीरीज प्राप्त होती है वह किसी न किसी प्रकार की एक फंक्शन होता है। चूंकि यह फंक्शन सीरीज सॉल्यूशन में पैरामीटर को स्पेशल वैल्यू देने पर प्राप्त होता है, इसलिए यह फंक्शन स्पेशल फंक्शंस कहलाते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन निकालने पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, हाइपरबोलिक सीरीज और भी बहुत सारी ऐसी सीरीज हमें प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, आगे चल करके हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन और इस तरीके के जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी स्पेशल फंक्शन के रूप में समझे जाते हैं। उदाहरण के लिए हम एक बेशल फंक्शंस का उदाहरण लेते हैं। बेशल के डिफरेंशियल इक्वेशन के कैनोनिकल सॉल्यूशन को बेशल फंक्शन कहते हैं। बेशल के डिफरेंशियल इक्वेशन का सामान्य रूप कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें अल्फा, जिसे बेशल फंक्शन का ऑर्डर कहते हैं, कोई रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे आम और महत्वपूर्ण परिस्थितियां अल्फा के इंटीजर या हाफ इंटीजर वैल्यू के लिए आती है। इन फंक्शंस की परिभाषा सर्वप्रथम बर्नौली ने दी थी और बाद में फ्रेडरिच बेशल ने इसका जनरलाइजेशन किया था। बेशल फंक्शन को सिलेंडर फंक्शंस या सिलेंड्रिकल हार्मोनिक भी कहते हैं, क्योंकि यह लाप्लास इक्वेशन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सॉल्व करने से प्राप्त होते हैं। अब पाठ्यक्रमानुसार हम एडवांस स्पेशल फंक्शन प्रश्न पत्र के प्रथम यूनिट से जो टॉपिक ले रहे हैं वह है द यूलर और मैक्रोनी कांस्टेंट गामा। कांस्टेंट गामा को हम निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। कांस्टेंट गामा को इक्वेशन नंबर 1 में लिखे गए परिभाषा के अनुसार परिभाषित किया जाता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। गामा इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी hn माइनस log n, वेयर hn इज इक्वल टू समेशन k फ्रॉम 1 to n 1 अपॉन k। hn को हम एक सीरीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि दिस नंबर गामा, कांस्टेंट गामा, इज लाई बिटवीन 0 and 1। Now we shall show that gamma is lie between 0 and 1। अब हम ये दिखाएंगे कि गामा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इसलिए हम सपोज करते हैं a number an which is equal to written as hn minus log n। Suppose hn minus log n is written as an। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दें। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में n की वैल्यू को n+1 से रिप्लेस कर दें तो वी गेट अनदर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। an+1 is equal to hn+1 minus log n+1। Therefore,
इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ की सहायता से हम लिख सकते हैं an प्लस वन माइनस an इज इक्वल टू hn प्लस वन माइनस लॉग n प्लस वन माइनस hn प्लस लॉग n। या हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से hn की वैल्यू और hn प्लस वन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो स्क्रीन पर जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है वह रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। आगे बढ़ने पर यहाँ पर हम दोनों समेशन k फ्रॉम 1 to n प्लस 1 अपॉन k और समेशन k फ्रॉम 1 to n 1 अपॉन k को ब्रेक करेंगे। अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करने पर हमें 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस लॉग n अपॉन n प्लस 1 प्राप्त होगा और सरल करने पर हमें 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस लॉग 1 माइनस 1 अपॉन n प्राप्त होगा, 1 अपॉन n प्लस 1 प्राप्त होगा। लॉगरिथमिक सीरीज की सहायता से log 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 को ब्रेक करने पर हमें एक इक्वेशन मिलेगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और यह हमें एक निगेटिव वैल्यू देगा। इस पर हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई क्वांटिटी an प्लस 1 माइनस an इज लेस देन 0। Again, as we know that 1 upon t decrease as t increases. Any parameter t increases when 1 upon t is decreases. So we can write an inequality such as, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम एक इनक्वालिटी लिख सकते हैं। इस इनक्वालिटी में थ्रू आउट हम समेशन k इज इक्वल टू 2 to n अप्लाई कर दें तो स्क्रीन पर जो इक्वेशन लिखा हुआ आ रहा है हमें यह इक्वेशन प्राप्त होगा। अगले स्टेप में सबसे लेफ्ट हैंड पर हम 1 ऐड कर दें और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और मिडिल टर्म में k इज इक्वल टू 2 to n इंटीग्रल k माइनस 1 to k 1 by t को हम ब्रेक करें इस समेशन को और दोनों ही इक्वेशन में एक के बाद एक जो दोनों इक्वेशन हमें प्राप्त हुए हैं उनके लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं समेशन k इज इक्वल टू 2 to n 1 अपॉन k माइनस 1 को समेशन k इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 1 अपॉन k। यहाँ पर हमने दोनों ही इक्वेशन के लास्ट टर्म को रेड कलर से हाईलाइट किया है। बोथ इक्वेशन आर सेम। विद्यार्थी इसे अलग से रफ में प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। दोनों सीरीज को ब्रेक करने पर वी गेट द सेम वैल्यू। इसके अगले स्टेप में सबसे लेफ्ट हैंड पर हम 1 को सीरीज के साथ ऐड कर दें तो वी गेट द समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन k और मिडिल टर्म में इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करने पे बाय डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी वी गेट द इंटीग्रल फ्रॉम 1 to n 1 अपॉन t dt और सबसे जो लास्ट टर्म है यानी सबसे राइट हैंड का जो टर्म है उसको हम hn माइनस 1 से लिख सकते हैं बाय इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से। वी हैव समेशन k इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 1 अपॉन k इज इक्वल टू hn माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में इनक्वालिटी के सबसे लेफ्ट हैंड पर लिखे गए टर्म में सीरीज k इज इक्वल टू 1 to n 1 by k बाय इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से हम लिख सकते हैं hn। तो सबसे लेफ्ट हैंड का टर्म हमें मिलेगा hn माइनस 1 लेस देन इंटीग्रल को इवेलुएट करें log t लोअर लिमिट इज 1 अपर लिमिट इज n लेस देन hn माइनस 1। अगले स्टेप में
सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा hn माइनस 1 लेस देन log n लेस देन hn माइनस 1, और सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा -1 लेस देन माइनस hn प्लस log n लेस देन hn माइनस 1 माइनस hn। मीन्स लास्ट इक्वेशन में जहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो क्वांटिटी hn थी, उस क्वांटिटी को हमने राइट हैंड की ओर ट्रांसफर कर दिया है, या ये कहें hn को हमने सभी टर्म से सबट्रैक्ट किया है। सिंप्लीफाई करने पर -1 लेस देन माइनस an लेस देन -1 अपॉन n, ये रिजल्ट हमें मिल रहा है ड्यू टू इक्वेशन नंबर 3 एंड hn माइनस 1 माइनस hn की सीरीज को ब्रेक करने पर। तो इक्वेशन नंबर 3 की सहायता से हमको मिलेगा an की वैल्यू hn माइनस log n, hn माइनस log n की वैल्यू an, और hn माइनस 1 माइनस hn दोनों को सीरीज की सहायता से ब्रेक करने पर हमें मिलेगा -1 अपॉन n। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन an इज ग्रेटर देन 1 अपॉन n। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 1 अपॉन n इज लेस देन an लेस देन 1। अप्लाई द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी थ्रू आउट, वी गेट the result limit n tends to infinity 1 upon n less than an less than 1। Next step में put the value of an, means we get limit n tends to infinity 1 upon n less than hn minus log n less than 1। by equation number 3 से an की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया है। In the next step, by equation number 1, using equation number 1, we get the limit n tends to infinity hn minus log n is equal to constant gamma. So we get 0 is less than gamma less than 1. So thus we get gamma is lie between 0 and 1. Now gamma function. गामा फंक्शन पर यदि हम विचार करें तो मैथमेटिक्स में गामा फंक्शन ग्रीक लेटर कैपिटल गामा के द्वारा दर्शाया जाता है। इस गामा फंक्शन का यूज फैक्टोरियल फंक्शन के कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सामान्यतः किया जाता है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर को छोड़कर सभी फंक्शंस के लिए गामा फंक्शन को परिभाषित किया गया है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए हम लिख सकते हैं गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये गामा लेटर जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, ये इट इज नोन एज द गामा फंक्शन। यूलर के द्वारा गामा फंक्शन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया, जैसा स्क्रीन पर आपको इक्वेशन दिखाई दे रहा है, जिसे हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर गामा फंक्शंस की एक और डेफिनेशन दी जा रही है। वायरस्ट्रास द्वारा गामा फंक्शन की जो परिभाषित किया गया है वह डेफिनेशन निम्न प्रकार है, जैसा स्क्रीन पर आप दिखाई दे रहा है। 1 upon gamma z is equal to z e raise gamma z, product n is equal to 1 to infinity 1 plus z upon n exponential minus z by n। अब हम यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट आर्टिकल ए सीरीज फॉर गामा डैश z अपॉन गामा z पर डिस्कशन करेंगे। गामा डैश z अपॉन गामा z की सीरीज प्राप्त करने के लिए हम वायरस्ट्रास डेफिनेशन जो कि गामा फंक्शन के लिए दी गई है, उस डेफिनेशन की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले हमने
Weierstrass definition of gamma z लिखा. टेकिंग लॉग बोथ साइड, इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम लॉगरिथमिक अप्लाई करेंगे. वी गेट log gamma z is equal to minus log z minus log e power gamma z minus log product n from 1 to infinity within bracket 1 plus z upon n multiplied by exponential minus z upon n. फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें रिजल्ट जो मिलेगा, यानी प्रोडक्शन को हम ब्रेक कर देंगे और जैसा कि स्क्रीन पर इक्वेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि हमें दिखाई देगा. अगले स्टेप में और सिंप्लीफाई करने पर लॉग एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है. अब जो स्क्रीन पर इक्वेशन आ रहा है सिंप्लीफाई करने पर हमें इस रूप में दिखाई देगा. फिर सिंप्लीफाई करें हम तो समेशन को यूज करें. We get the minus log z minus gamma z minus summation n from 1 to infinity log 1 plus z upon n plus summation n from 1 to infinity minus z upon n. फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था log gamma z और राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई होकर के जैसा कि स्क्रीन पर इक्वेशन आ रहा है वो हमें दिखाई देगा. अब इस इक्वेशन पीछे लिखे गए इक्वेशन को हम z के लिए डिफरेंशिएट करें तो वी गेट द रिजल्ट गामा डैश z अपॉन गामा z इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन z माइनस गामा माइनस समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n अपॉन 1 प्लस z अपॉन n माइनस 1 अपॉन n. अगेन सिंप्लीफाई करने पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वह स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा गामा डैश z अपॉन गामा z इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन z माइनस गामा प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन z प्लस n. ऊपर के स्टेप में माइनस कॉमन ले लिया गया तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा. फर्दर सिंप्लीफाई करने पर वी गेट नेक्स्ट टर्म जैसा कि स्क्रीन पर आ रहा है और इट्स ए फाइनल रिजल्ट विच इज द सीरीज फॉर गामा डैश z अपॉन गामा z. यह गामा डैश z अपॉन गामा z की सीरीज होगी. अब हम गामा 1 और गामा डैश 1 को इवेलुएट करेंगे, इनकी वैल्यूज को निकालेंगे. हम स्टार्ट करेंगे Weierstrass डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन गामा z से. तो सबसे पहले हमने गामा z फंक्शन की Weierstrass डेफिनेशन को लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. इक्वेशन नंबर 1 में z की वैल्यू 1 पुट अप करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा कुछ जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है. कुछ इस तरीके का रिजल्ट दिखाई देगा. फर्दर राइट हैंड को सिंप्लीफाई करने पर ई रेज गामा लिमिट हमने अप्लाई कर दिया. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोडक्शन k फ्रॉम 1 टू n विद इन द ब्रैकेट k प्लस 1 अपॉन k मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस 1 अपॉन k. फर्दर सिंप्लीफाई करने पर मीन्स प्रोडक्शन को ब्रेक करने पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो स्क्रीन पर लिखे गए इक्वेशन जैसा होगा. जैसा कि लास्ट इक्वेशन स्क्रीन पर आ रहा है इस तरीके का हमें इक्वेशन मिल जाएगा. अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें राइट.
तो हमें रिजल्ट मिलेगा e रेज गामा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 into 3 by 2 into 4 by 3 up to n plus 1 by n एंड एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी को अप्लाई करने पर -1 by 2 माइनस अप टू -1 अपॉन n। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जो टर्म लिखे गए हैं उनको हम सम कर दें। वी गेट द e रेज गामा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी विद इन ब्रैकेट n plus 1 मल्टीपल बाय एक्सपोनेंशियल माइनस समेशन k फ्रॉम 1 to n 1 upon k। अगेन सिंप्लीफिकेशन में जस्ट प्रीवियस टर्म में लिखा गया समेशन k फ्रॉम 1 to n 1 upon k की वैल्यू hn, जैसा कि हम पीछे के आर्टिकल में अभी हमने पढ़ा, यानी hn इज इक्वल टू समेशन k फ्रॉम 1 to n 1 by k, इसका यूज करेंगे। अगले स्टेप में हम एक एप्सिलॉन n क्वांटिटी को एक्सपोनेंशियल के अंदर ऐड कर रहे हैं। where epsilon n is very small quantity and negligible, and n tends to infinity, then this quantity tends to 0, and here we use the value of hn by previous article. Since we have already gamma is equal to limit n tends to infinity hn minus log n, तो इसका यूज करेंगे hn की वैल्यू के लिए, और एप्सिलॉन n टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, सो एप्सिलॉन n को हमने यहाँ यूज किया है। नेक्स्ट स्टेप में एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी को हम यूज करें, तो वी गेट द e रेज गामा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी विद इन ब्रैकेट n plus 1 e रेज पावर माइनस गामा e पावर माइनस लॉग n एंड e रेज माइनस एप्सिलॉन n। नेक्स्ट स्टेप में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमको मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी विद इन ब्रैकेट n plus 1 e रेज log 1 upon n, और सिंप्लीफाई करने पे हमें रिजल्ट मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n plus 1 upon n। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पर हमें मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 plus 1 upon n। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था गामा 1, राइट हैंड साइड को इवेलुएट करने पे वी गेट द 1, तो इस प्रकार से हमें रिजल्ट फाइनल मिला गामा 1 इज इक्वल टू 1। अब हम गामा डैश 1 को इवेलुएट करेंगे या गामा डैश 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम प्रीवियस आर्टिकल में हमने जो सीरीज प्राप्त किया गामा डैश जेड अपॉन गामा जेड की जो सीरीज हमने डिस्कशन किया था, या गामा डैश जेड अपॉन गामा जेड की हमें जो सीरीज प्राप्त हुई थी, उस सीरीज से हम आगे बढ़ेंगे। तो कंसिडर किया हमने गामा डैश जेड अपॉन गामा जेड की सीरीज को, इसमें z इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट करने पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सिंप्लीफाई करने पर राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा -1 माइनस गामा प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n 1 प्लस n, और सिंप्लीफाई करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा -1 माइनस गामा प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन k फ्रॉम 1 टू n 1 अपॉन k माइनस 1 अपॉन 1 प्लस k। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर अगले स्टेप के लिए हमने पिछले स्टेप में यूज किए गए समेशन को ब्रेक कर दिया k फ्रॉम 1 टू n फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट द रिजल्ट -1 माइनस गामा प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1।
फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पर हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा गामा डैश 1 इज इक्वल टू माइनस गामा। तो इस प्रकार से हमने गामा 1 को इवेल्युएट किया और गामा डैश 1 को। गामा 1 की वैल्यू हमें मिली 1 एंड गामा डैश 1 की वैल्यू हमको मिल गई माइनस गामा कांस्टेंट। फर्दर जा रहे हैं विद्यार्थी इस व्याख्यान में जिन टॉपिक्स को शामिल किया गया है उनका गहराई से अध्ययन करने के लिए और गहन अध्ययन करने के लिए अब जो रेफरेंसेस स्क्रीन पर आ रहे हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ विद्यार्थी बहुत सारा लिटरेचर इंटरनेट पर कुछ अन्य बुक्स हैं उसमें भी उपलब्ध हैं, तो गहन अध्ययन करने के लिए उनका हेल्प लिया जा सकता है। स्वयं को एक्सेस करने के लिए विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आप स्पेशल फंक्शंस से क्या समझते हैं, इस पर चर्चा करें। प्रूफ करने का प्रयास करें कि गामा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। गामा फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करें। गामा डैश जेड अपॉन गामा जेड की सीरीज को फाइंड आउट करने का प्रयास करें और गामा 1 और गामा डैश 1 को इवेलुएट करें। तो इस प्रकार के ये कुछ टास्क हैं विद्यार्थियों के लिए, जिसे व्याख्यान को समझने के बाद वो कर पाएंगे और अन्य रेफरेंसेस की सहायता से इस व्याख्यान में जो जिन टॉपिक्स को लिया गया है उनका गहराई से अध्ययन करना चाहिए विद्यार्थियों को। And at last, thank you for your attention.